तो आज हम लोग भूगोल का पार्ट 4 नंबर वीडियो देखने वाले हैं। पिछले 3 वीडियो हम लोग देख लिया है अच्छे से। वो लास्ट टॉपिक था बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं अपना क्लास बिना देर किए हुए। तो यहाँ है समय जोन व मानक समय, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो यहाँ हम लोग देखेंगे विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया जाता है। अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामी उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नारोनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री देशांतर पर है ग्रीनविच यामी उत्तर। कहाँ से? तो ग्रीनलैंड, नारोनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामी उत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। पूर्व में है तो आगे होता है, और जो पश्चिम में है तो उनका समय पीछे होता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ग्रीनविच समय दैट मीन्स हम अपने भाषा में ग्रीनविच समय मान लो ये है 0 डिग्री देशांतर। अब यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो वहाँ पर हमारा समय जो है वो भी आगे बढ़ेगा। और जैसे जैसे पूर्व की ओर, जैसे जैसे पश्चिम की ओर हम लोग जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा समय क्या होगा, घटेगा, पीछे रहेगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। आगे पढ़ेंगे। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। 1 घंटे में 15 डिग्री कैलकुलेशन करेंगे तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाता है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 दैट मीन्स 60 मिनट। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, 1 घंटे आगे होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम के समय, ग्रीनविच के समय में 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे, ठीक है। इसी प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये 82.5 डिग्री वाला पूर्वी देशांतर से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं वो हम लोग जरूर याद करेंगे, वहाँ हम देख लेंगे। आगे देखेंगे कि समय जो मानक समय माना गया है, यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। समझ लीजिएगा, जो हमारा इंडिया है वहाँ से जब हम देशांतर लेंगे 82.5 डिग्री देशांतर, तो ग्रीनविच से कितने डिग्री आगे हैं? ग्रीनविच से एक बार आप समझते हैं हम लोग, ये ग्रीनविच है, ये 0 डिग्री देशांतर है। 82.5 डिग्री पर जब हम आएंगे तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये कितना समय होगा, ये पूरब की ओर आगे होगा। कितना घंटा आगे? 5.5 घंटा आगे। अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ कितना बजेंगे? 5:30 बजेंगे। 5.5 घंटा आगे हैं कहाँ से? ग्रीनविच से। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। और 82.5 डिग्री पर कौन कौन से राज्य गुजरते हैं वो उसका हम लोग ट्रिक सहित देख लेंगे फिर किसी क्लास में। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग हैं ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। 5.5 घंटा बाद ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच कहाँ पर है? ग्रीनविच यूनाइटेड यूके में है। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है।
कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन है, मस्ट इम्पोर्टेंट। कितने समय जोन है संयुक्त राज्य अमेरिका में? कितने समय जोन है? 9 समय जोन है। रूस में 11 समय जोन है तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। अब आते हैं हम लोग इक्वेटर के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ज़्यादा कहाँ है जोन, समय जोन? संयुक्त राज्य अमेरिका। कितने जोन? 9 जोन है। टोटल कितने जोन है? 24 जोन है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। रूस में कितने जोन है? 11 जोन है। ऑस्ट्रेलिया में कितने? 3 समय जोन है। सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका उसके बाद रूस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा इक्वेटर पाते, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा, दैट मीन्स ये हमारा पृथ्वी, ये मध्य में स्थित जा रही है जो, ये जो हमारा अक्षांश है वही हमारा विषुवत रेखा है। ओके ओके, बराबर अक्षांश रेखा जो उत्तर व दक्षिण ध्रुव से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारा विषुवत रेखा ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। अंश मतलब होता है डिग्री। अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग, उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और दक्षिणी भाग, और ये दक्षिणी भाग जो होता है दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। हम किस गोलार्ध में हैं? हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। उत्तरी गोलार्ध, और साथ ही साथ कौन से देशांतर में भैया? तो हम लोग जो है पूर्वी देशांतर में है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम लोग पूर्वी देशांतर में, यानी ई वाला चतुर्थांश में है। हम लोग ई वाला चतुर्थांश में है। तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ लेना है, और आप वीडियो को बैक करके भी पढ़ सकते हैं। जोन का हिंदी कटिबंध होता है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। ये निम्न उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर ऊपर की ओर, विषुवत रेखा से समझते हैं, थोड़ा सा समझते चलेंगे। ये हमारा है विषुवत रेखा। इसे 30 डिग्री पर क्या है? उष्ण कटिबंध है। ये एरिया हमारा उष्ण कटिबंध का है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग को मौसम सदैव गर्म होता है। इस भाग में मौसम सदैव गर्म होता है। उपोषण 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण भी है। 30 डिग्री दक्षिण यानी नीचे भी, 30 डिग्री नीचे भी। ये हमारा क्या है? उष्ण कटिबंध है। उप उष्ण यानी उपोषण, सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से 45, 30 डिग्री से जब आगे आएंगे यानी 45 पर जाएंगे, 30 ले 45 पर जब आएंगे तो ये हमारा उपोषण कटिबंध है। 30 से 45 उत्तरी और दक्षिण दोनों तरफ अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र है, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम होते हैं। ठीक है, शीतोष्ण, अब नीचे आएंगे 45 डिग्री से 66 डिग्री, 45 से 66 पर आएंगे, और 45 से 66 ऊपर की ओर दोनों तरफ। तो अक्षांश के बीच होता है कौन भैया? शीतोष्ण। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यहाँ ताप हमेशा कम होता है। सबसे ताप ज़्यादा कहाँ होता है? उष्ण कटिबंध में, उससे कम उपोषण, उसके बाद शीतोष्ण। अब आते हैं ध्रुवीय कटिबंध। अब ये हमारा ध्रुवीय, ये जो हमारा एरिया है वो ध्रुवीय कटिबंध है। ये हमारा ध्रुवीय कटिबंध है। ध्रुवीय कटिबंध पर जब आएंगे, ध्रुवीय कटिबंध पोलर जोन, ये 66 डिग्री से टोटली 90 डिग्री के मध्य स्थित है। क्षेत्र जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये ध्रुवीय कटिबंध पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा। अक्ष क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है वो हमारा अक्ष कहलाता है। ध्रुव क्या होता है? पृथ्वी पर भी 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है वो हमारा ध्रुव है। अक्षांश क्या होता है? किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। अक्षांश वृत्त क्या है? विषुवत वृत्त, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। विषुवत वृत्त के लिए समांतर खींची हुई काल्पनिक वृत्त अक्षांश वृत्त कहलाती है। देशांतर किसी स्थान से प्रधान मध्याह्न रेखा से पूरब की पश्चिम, ऊपर से नीचे, पूरब से पश्चिम की कोण दूरी जो होता है वो देशांतर रहता है। देशांतर रेखा एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाला काल्पनिक रेखा अर्धवृत्त कहलाता है।
स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य के निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय मानक समय कहलाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर आपसे अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। टॉपिक नंबर 4, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों के मतभेद हैं। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों को मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भूपरपट्टी, जिसे क्रस्ट कहते हैं, आवरण, मेंटल एंड कोर, केंद्रीय भाग। सीएमसी आप याद कर सकते हैं, सीएमसी ट्रिक याद करते हैं, सीएमसी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। भूपरपट्टी, सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। भूपरपट्टी क्या होता है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को, जिस पर हम लोग रहते हैं, वो भूपरपट्टी कहते हैं। ये अंदर की तरफ 34 किलोमीटर की क्षेत्र है, यानी सतह से, पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर 34 किलोमीटर तक के जितने भाग हैं उसको हम भूपरपट्टी कहते हैं। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान से बना है। ध्यान दीजिएगा, कौन से चट्टान से बना है? तो बेसाल्ट चट्टान से बना है। इसके 2 भाग हैं, पहला सियाल और दूसरा सीमा। इसके 2 भाग हैं, सियाल और सीमा। 2 भाग हैं, सियाल और सीमा क्रस्ट के। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्युमिनियम, अब सियाल SI से सिलिकॉन, SI से सिलिकॉन, AL से एल्युमिनियम। सीमा में क्या हो जाएगा भैया? सिलिकॉन और A में हो जाएगा मैग्नीशियम की बहुलता है। बहुलता यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी की कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए, बस 100% में, पृथ्वी के 100% में 0.5% भाग जो है क्या है? क्रस्ट है, भूपरपट्टी है। भूपरपट्टी बेसाल्ट से बना हुआ है। ये 2 भाग में है, सियाल और सीमा। सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सबसे पहले नोट पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की भूपरपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शल्य कहते हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। भूपरपटक की रचना सामग्री, वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27 है, सिलिकॉन 27.72%, ऑक्सीजन 46.60%। तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है, 8.13% है। पृथ्वी पर 46.60% ऑक्सीजन है। चौथे स्थान पर 5%, यानी 5वें स्थान पर कैल्शियम है। चौथे स्थान पर लोहा है 5%, 5वें स्थान पर कैल्शियम है 3.63%, 63%। छठे स्थान पर सोडियम है 2.83%, 7वें स्थान पर पोटेशियम है 2.59% एवं 8वें स्थान पर मैग्नीशियम है 2.09%। यानी पृथ्वी के संपूर्ण परपटी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर बना है। ऐसे भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, निकेल एवं अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। मेंटल, अब आते हैं मेंटल के बारे में। 2900 किलोमीटर की मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। बेसाल्ट से क्रस्ट बना है भूपरपट्टी। बेसाल्ट के जो हमारा बेसाल्ट समूह के जो चट्टान है उनसे बना है मेंटल, जो 2900 किलोमीटर की मोटाई है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। मैग्मा चैम्बर कहाँ पाए जाते हैं? मेंटल में। हमेशा ध्यान, मैग्मा चैम्बर कहाँ पाए जाते हैं? मेंटल में। मैग्मा चैम्बर मेंटल में। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हमारा भूपरपट्टी का था कितना? भूपरपट्टी का था औसत घनत्व कितना था? 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग मेंटल है, जबकि
कितना भाई साहब 0.5% भूप्रपट्टी है, और जबकि 83% भाग जो है मेंटल का है। मेंटल में कई परत हैं, जैसे कॉन्ड्राइट, असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा को कॉन्ड्राइट कहते हैं। यह मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को कहते हैं मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये क्या बोलते हैं इसको, सिस्टमेटिक रूप से आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले कौन है, कॉन्ड्राइट, फिर उसके बाद मोहविसिक। मोहविसिक क्या है, क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है। रेपिटी, ऊपरी मेंटल और निचले के बीच की सीमा क्षेत्र को रेपिटी कहते हैं। गुटेनबर्ग विसाइट असंबद्धता, निचले मेंटल और ऊपरी कोरोड की सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसाइट कहते हैं। लेहमैन बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर की सीमा क्षेत्र को लेहमैन कहते हैं। केंद्रीय भाग कोर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, CMR यह हमेशा CMR, CMRG, RGL, CMRGL, CMRGL। केंद्रीय कोर पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल और फेरस से बना है, यानी निकेल और फेरस से बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग का संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। केंद्रीय भाग जो है द्रव तथा प्लास्टिक अवस्था में। यह पृथ्वी की कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। 377 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। यानी पृथ्वी के जैसे जैसे नीचे जाइएगा तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र, यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर के नीचे है। ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल से कितना, 400। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस कहा पृथ्वी गोल है, यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जी ने क्या कहे भाई, जेम्स जी ने कहा नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थल मंडल लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, वायुस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जैवमंडल, बायोस्फीयर। चारों का सबसे पहले बारी बारी से ध्यान। सबसे पहले हम देखेंगे लिथोस्फीयर, स्थल मंडल को। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं वह स्थल मंडल कहलाता है। महाद्वीप और महासागर जहाँ पर हम हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग का जल है। 29% स्थल भाग, 71% भाग जो है वो क्या है, जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल का क्षेत्रफल का अनुपात 3.7 है। ध्यान दीजिएगा, 3 लगभग ये 3 हो गया जो स्थल मंडल है, ये हमारा 7 हो गया, यानी 3.3:7, 3:7। 3 हमारा स्थल मंडल और 7 हमारा जल मंडल। ओके, 3:7, इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग, दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 61%, दैट मीन्स हम ये पृथ्वी तो ऊपर में 61% और नीचे में 81% भाग जो है जल है। इसमें ऊपर वाले पूरे उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है, निचली गोलार्ध में 81% जल है। ओके, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंटेन एवरेस्ट। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंटेन एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी भाई साहब, कितनी है सोचिए, यह आपको तो दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियाना ग्रत है जो
सबसे माउंटेन सबसे ऊंचा 8850 यानी 8850, सबसे नीचे 11202 जिसे मरियाना ग्रोथ कहते हैं की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई लगभग 20 मीटर का अंतर है, दोनों के बीच 20 मीटर का अंतर है। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 20 किलोमीटर, हालांकि घटा कर ये मीटर में है और बदलिएगा किलोमीटर में तो 20 किलोमीटर आएगा। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक मोटी 40 किलोमीटर तथा महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर है। चट्टान क्या है? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयाँ। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी, तीसरा रूपांतरित। आग्नेय इग्नियस यह मैग्मा तथा लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गेब्रो। इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछ देता है कि ग्रेनाइट कौन से चट्टान है? आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट कौन से? आग्नेय। पेग्माटाइट कौन सा चट्टान है? डायोराइट कौन सा चट्टान है? गेब्रो कौन सा है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित होता है, स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होता है। आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होता है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनियम पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में प्लेटिनियम, आग्नेय चट्टान में सोना, आग्नेय चट्टान में क्रोमाइट, जस्ता, सीसा, तांबा, निकेल। ग्रेनाइट के 2 प्रमुख उपघटक कौन कौन? सिलिका और एल्युमिनियम। सियोल, ये ग्रेनाइट के 2 उपरूप हैं। सिलिका और ग्रेनाइट के 2 उपरूप हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह चट्टान जो है काली मिट्टी से निर्माण होता है। पैग्माटाइट क्या है? कोडरमा, झारखंड में उपस्थित है। पैग्माटाइट में पाए जाने वाले अवरक इन्हीं शैलों से मिलता है। इन्हीं से अवरक, जो अवरक है उन्हीं शैलों से, किससे? पैग्माटाइट से, जो कोडरमा में है। एकमात्र अवरक तत्व वाला खनिज नहीं है। ठीक है। आग्नेय चट्टानी पिंड मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टान पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानीय पिंड अंतर्वेदीय आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। जैसे ग्रेनाइट, आग्नेय एकांतरिक हुआ तो निस हो जाएगा। साइनाइट, इसका साइनाइट का आंतरिक रूप साइनाइट निस होगा। गेब्रो का सर्पेंटाइन हो। बेसाल्ट का शिस्ट होगा। बिटुमिनस को कोयला, बिटुमिनस को लाके ग्रेनाइट। ध्यान दीजिएगा, एक बार और इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है आग्नेय से आंतरिक में हम लोग रूपांतरित करेंगे तो ग्रेनाइट कई वर्षों बाद आंतरित होता है या रूपांतरित होता है तो नीस में बदलता है। साइनाइट नीस में बदलता है। गेब्रो सर्पेंटाइन में बदलता है। बेसाल्ट शिस्ट में। बिटुमिनस ग्रेफाइट में। बायथोलिथ क्या है? भाई साहब? आग्नेय चट्टान का प्रकार है बायथोलिथ। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह मैग्मा पदार्थ के एक बृहद पिंड है जो ऊपर पट्टी की गहराई में ठंडा होता है और एक बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, जिसे किनारे खड़े होते पर इसका ऊपरी परत विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। बायथोलिथ किससे बनना है? बायथोलिथ ग्रेनाइट के। बाथ मैंने नहाना, तो आप यदि अंदर में गर्मी होगी तभी तो नहाओगे, तो ये मूलतः ग्रेनाइट से, गर्मी यानी ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो है बायथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बायथोलिथ, कोस्ट रेंज बायथोलिथ कहाँ है? कनाडा में। कोस्ट रेंज बायथोलिथ कनाडा, कोस्ट रेंज कनाडा। और इडाहो अमेरिका। स्टॉक, छोटे आकार के बायथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। छोटे आकार का जो बायथोलिथ वो स्टॉक कहलाता है। इसका ऊपरी भाग को गोलाकार गुंबद नुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। स्टॉक का विस्तार जो होता है 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। ओके, अब आते हैं लाइकोलिथ पर। लाइकोलिथ क्या होता है भाई साहब? लाइकोलिथ जब मैग्मा ऊपर की परत से जोर से ऊपर की ओर उठता है तो गुंबदाकार रूप में जम जाता है, जो इसे लाइकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस के पिंड के छतरी नुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी भाग में
लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, ध्यान दीजिए उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे भी देख लेते हैं, लैपोलिथ देख लेते हैं। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार का ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ, लहरादार आकृति में तो फैकोलिथ। सील क्या होता है? जब मैग्मा ऊपर पट्टी के समांतर परतों में फैलकर जमता है, समांतर परत में फैलकर उसे सील कहते हैं। जो उसे सील कहते हैं इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। यह मीटर में कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं। जो कम मोटाई का होता है उसे सील ना कहेंगे, क्या कहते हैं? सीट कहेंगे। डाइक, जब मैग्मा किसी लंबवत धार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड में सिंहभूमि जिले में अनेक डाइकाई दिखाई देते हैं, अनेक डाइक दिखा देते हैं। और सादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक, प्रकृति के कारकों एवं पर निर्मित छोटी छोटी चट्टानों किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में काल के दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी, अवसादी चट्टान पढ़ रहे हैं, परत जैसी ठोस रूप के निर्मित हो जाता है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सलेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान एवं शेल खरी आदि। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म में पाया जाता है। यह चट्टानों के लौह, फास्फोरस, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। ओके, खनिज तेल क्या है भाई साहब? खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिज तेल कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और प्रवेश्य चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश्य शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। ओके, दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों के अवसादी चट्टानों में कोयला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोयला। कहाँ पाए जाते हैं? तो दामोदर और महानदी तथा गोदावरी नदी। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना है। और क्यांत्री चट्टान, ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरिक जैसे स्लेट, संगमरमर, नाइस और शिस्ट ये सब बनता है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की प्राचीनतम जो शैलें हैं वो कहाँ है भाई साहब? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। वे 430 करोड़ वर्ष पहले बने हैं। 430 करोड़ वर्ष पहले, जो पृथ्वी के निर्माण में मात्र 30 करोड़ बाद बना है। पृथ्वी के निर्माण से मात्र 30 करोड़ बाद। ज्वालामुखी, वोल्केनो, ज्वालामुखी का है? भूपटल पर प्राकृतिक छेद या दरार जिसमें होकर पृथ्वी की पिघला पदार्थ बाहर निकलता है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख्य को क्रेटर कहते हैं। जो कप आकार का क्रेटर होता है जहाँ से निकलता है उसे क्या कहेंगे? मुख्य रूप से क्रेटर कहते हैं, जो कप जैसा है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़े में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं। सिंडर। उद्गार में निकलने वाली गैसों के वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, पता नहीं। पेल्स्टियर्स की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय एक्टिव वोल्केनो, इनमें से अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। इनमें से प्रमुख है इटली का एटाना तथा स्ट्रानबोली। ये प्रचार हो। ज्वालामुखी की संख्या 500, इनमें से प्रमुख इटली का एटना है और तथा स्ट्रानबोली है। मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका दैट मीन्स में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें से 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्रानबोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। कहाँ? सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर। कौन? स्ट्रानबोली। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित होता है। यह कारण ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ है। हवाई द्वीप, यूएसए, अमेरिका में किलाउ।
किलायु अमेरिका। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? जिनमें से निकट में उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे विसुवियस में भूमध्य सागर, क्राकोटोवा सुंडा जलनमरो, फ्यूजियामा जापान, मेयन फिलीपींस। शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। इसके उदाहरण है को सुल्तान एवं देमवंद, पोपा, किलिमंजारो, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर में तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के तटीय भाग में कुछ सक्रिय ज्वालामुखी। प्रशांत महासागर से परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। अग्निवलय किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर के परिमेखला को। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद जो आप लोग इतना देर तक इतना टाइम बने रहे। हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाइए देखिए और प्यार दीजिए। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।